कायदे में रहो, फायदे में रहो, सबके लिए मैसेज बराबर ही है। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो तमाम पड़ोसी जिन्हें लगता है कि वो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, उनको बच के रहना चाहिए। चीन एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये हमने गलवान में देख लिया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर वहां की सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी गंभीर हो गई, अगर भारत की सरकार गंभीर हो गई, तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो जाएगा। संदेश सबके लिए है, कायदे में रहो, फायदे में रहो। आप बांग्लादेश हो, आप चीन हो, आप पाकिस्तान हो, सबके लिए मैसेज बराबर ही है। देश के सैन्य चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ कह दिया कि भारतीय सेना की तैयारियां किस लेवल की है और भारत की आर्मी सोच क्या रही है। हाल फिलहाल में चाहे एनएसए हो या फिर वेस्टर्न कमांड वाले कटियार साहब हो या फिर देश के सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, वो कोई इशारा कर रहे हैं। हम उनके प्रति उदासीन रहे तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। तो क्या है कि भारत का जो रक्षा तंत्र है, जो लोग हमारे सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उनका मिजाज आजकल कुछ ठीक नहीं है। तो इसीलिए ये तमाम पड़ोसी जिन्हें लगता है कि वो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, उनको बच के रहना चाहिए। और वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जिसे लगता है कि वो चीन के भरोसे है और चीन उन्हें बचाने आएगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि आज जब चीन के तमाम हितों को अमेरिका अपने जूतों के नीचे दबा रहा है, तो चीन क्या कर पा रहा है। चीन एक कागजी शेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये हमने गलवान में देख लिया है। और फिर चीन को उसकी हैसियत हमने 62 में भी दिखा दी थी कि वो कितना बड़ा लड़ाका है। पिछले 100 साल से चीन कुछ लड़ा ही नहीं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। उपेंद्र द्विवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है वो ये बतलाता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ करने को तैयार था, कुछ ऐसा जो खुले में सैन्य चीफ नहीं बोल सके। सबसे टर्निंग पॉइंट जो था, 2 स्टेज पे देखना चाहिए। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी, जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम रही साहब थे, तो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सेटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद। देश के आर्मी चीफ जिस तरीके से अपनी बात को शुरू करते हैं, वो ये बतलाता है कि भारत ने 10 तारीख की रात यानी 10 मई 2025 को कुछ ऐसे निर्देश, जैसा कि सैन्य चीफ बतला रहे हैं कि मैं खुले में नहीं बोल सकता, वो तीनों ही सेनाओं को आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या निर्देश दिए और उसके बाद किस तरह के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मर गया, जिसमें द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ ही नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दें, इसको काउंटर कैसे करें। और फिर वो कह रहे हैं कि जिसके हाथ में जो आ रहा था, मतलब
कम्युनिकेशन गैप था, वहां पर कम्युनिकेट करने की सुविधा भी नहीं होगी, या फैसला लेने की कह लें, एक तरह से भारत ने पाकिस्तान मिलिट्री को पैरालाइज्ड कर दिया जी। और पूरा का पूरा पाकिस्तान एक तरह से पैरालाइज्ड हुआ, और उस कम्युनिकेशन गैप में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको समझ नहीं आया कि वो जवाब कैसे दे। और उस वही द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि भाई किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में ड्रोन आया, किसी के हाथ में बंदूक लगी, जिसके हाथ जो लगा वो वही मारने लगा हमारी तरफ। उनको हमारे अपने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए वो हमको देख रहे होंगे, उनको पता होगा। और बड़ी एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी, बहुत बात हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय थल सेना की, भारतीय एयरफोर्स की, राफेल की बहुत बात हुई, S-400 की बहुत बात हुई सुदर्शन चक्र S-400 की, माफ करिए भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बहुत बात हुई। लेकिन एक चीज जब आप देखिए, जब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारी शिप्स का मूवमेंट किस तरफ था, बैटल ग्रुप्स का मूवमेंट किस तरफ था, ये सब पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान नेवी की मूवमेंट से डरा, या फिर पाकिस्तान को कुछ ऐसा अंदाजा हुआ जिसके बाद मुनीर एंड कंपनी को लगा कि नहीं भाई, ट्रंप को फोन लगाओ, नहीं नई दिल्ली मार मार के भूस भर देगी। और फिर आपको पता है हाल फिलहाल वो पूरी डिटेलिंग आई है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अमेरिका में लॉबी करता रहा कि व्हाइट हाउस कैसे भी इसमें इंटरफेयर करे, डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी इसमें एंट्री मारे, डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी इस बात के लिए तैयार हो कि भाई भारत पर एक तरीके का दबाव बने कि भारत सीज फायर के लिए तैयार हो। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, बाकायदा रिपोर्ट्स आ गई। सैन्य चीफ जनरल जैसे इन बातों को बतला रहे, वो अपने आप में गूज़बम्प्स देने वाला है कि आखिर सरकार ने कौन से निर्देश तीनों सेनाओं को दिए, और तीनों सेनाओं का कैलिब्रेटेड मूव जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद पाकिस्तान को क्या समझ में आया कि पाकिस्तान को लगा नहीं, इस लड़ाई में हम और आगे नहीं जाएंगे, हम इसको यहीं रोक देंगे। सवाल केवल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल द्विवेदी साहब से चीन को लेकर भी पूछा गया। शक्सगाम वैली पर भारत के विदेश मंत्रालय पहले ही बोल चुका है, वहां चीन गैर कानूनी रूप से आधारभूत ढांचे को तैयार कर रहा है और भारत इसके खिलाफ है, भारत इसको मान्यता नहीं देता है, कानूनी रूप से वो निर्माण अवैध है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शक्सगाम वैली पूरी तरह से चीन को बिलोंग करता है, वो चीन का हिस्सा है। जब ये सवाल भी आर्मी चीफ से पूछा गया, आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया कि 1963 के बाद ये सब जो वहां जिस तरह के अरेंजमेंट चीन कर रहा है वो अवैध है। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is a illegal action which is being carried out by the two nations. चीन के बाद नंबर था बांग्लादेश का। जी हां, वो बांग्लादेश जहां लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि भारतीय आर्मी बांग्लादेश के सिचुएशन को कैसे देखती है। इस पर जो कुछ द्विवेदी साहब ने कहा उसका सारांश ये था कि हम देख तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली इसको सरकार फिलहाल हैंडल कर रही है। जहां तक इंडियन आर्मी का सवाल है और जहां तक बांग्लादेश की आर्मी का सवाल है, बांग्लादेश की आर्मी का स्वभाव या बिहेवियर इंडियन आर्मी के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला है। वहां कोई सरकार जो मौजूदा समय के लिए 2-3-4 महीनों के लिए आई है, अब वो कुछ कर रही है, उस पर हम कुछ जवाब दें, ये हमारा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन वहां कोई लंबी सरकार होती और फिर भी वो सिचुएशन रहता, तब शायद मैं बोलने के लिए आगे आता। मतलब कहने का साफ है कि यूनिस जो चंद दिनों का मेहमान है, इसके लिए इंडियन आर्मी का मैसेज साफ है कि भाई तेरी हैसियत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तू कौन है, तू कौन, खामखा वाली बात है। कहने का मतलब यह है, उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, वो चाहे इंडियन नेवी हो, भारतीय थल सेना हो, इन तीनों की ही नजर बांग्लादेश पर है और साथ ही बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। यानी कि भारतीय सेना फिलहाल बांग्लादेश से दूर नहीं है, भारतीय सेना की नजरें ऑलरेडी बांग्लादेश पर हैं और भारत वहां के सैन्य अधिकारियों से लगातार सेना भी टच में है।
अगर वहां मामला खराब होता है तो क्या कुछ हो सकता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बांग्लादेश को लेकर जो कुछ सैन्य चीफ द्विवेदी साहब ने कहा वो सुनने लायक है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं, जो उनके वहां पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी। भारतीय सेना आज के दौर में जितनी कैपेबल है, कुल मिलाकर जनरल साहब का यह कहना है कि हमारे प्रति चाहे जो कुछ भी बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा हो, लेकिन बांग्लादेश की सेना का जहां तक सवाल है वो सब पहले ही जैसे हैं जैसे पहले रहते थे, वहां कुछ बदलाव नहीं है। इसलिए हमारे लिए विशेष चिंता की बात नहीं है। और वहां कोई ऐसा आदमी बैठा है जो थोड़े समय के लिए है और कल को चला जाएगा। वहां कोई ऐसी सरकार हो जो 5 साल 7 साल के लिए चुनकर आती है, तब समस्या हो तब समझ में आता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि सब कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप ही तय करती है, केवल द्विवेदी साहब की बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले वेस्टर्न कमांड की तरफ से कटियार साहब ने बोलते हुए पाकिस्तान को क्या कुछ कहा, और साथ ही 2026 के बारे में उन्होंने कहा कि हमें एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, पर हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। ये तभी संभव है यदि हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस में कमी ना आने दें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाते रहें। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को विकसित करने में एक जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी को हासिल करना। कटियार साहब का बयान अखबारों में छप ही रहा था कि उसके तुरंत बाद देश के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने यह कह दिया कि हमें इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। क्या हमने वो सबक सीखा? हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। दुनिया में बहुत हलचल है, दुनिया में बहुत तूफान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जहां ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहे हैं, ऑलरेडी रूस यूक्रेन के 20% जमीन को कब्जा चुका है, ताइवान पर चीन कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश को बहुत सावधानी से भारत के साथ डील करनी चाहिए, या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर वहां की सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी गंभीर हो गई, अगर भारत की सरकार गंभीर हो गई, तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो जाएगा। जो यूनिस जैसे लोग बांग्लादेश को जो है सी ऑफ गार्जियन बताते हैं, शायद इंडियन आर्मी उस बांग्लादेश से समंदर ही छीन। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।